Hello friend, I Ajit Kumar Jain, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College. I welcome you all on behalf of Guru KPU. Today I will deliver my lecture on approaches of educational technology अर्थात शैक्षिक तकनीकी के उपागम। शैक्षिक तकनीकी के 3 उपागम हैं, शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, शैक्षिक तकनीकी तृतीय। शैक्षिक लुम्सडेन ने इन तीनों तकनीकी के प्रकार बताए हैं। शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट, जिसको कि हार्डवेयर उपागम के नाम से भी जाना जाता है, कठोर उपागम के नाम से भी जाना जाता है और मशीनी उपागम के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पर मशीनों की अप्रोच के माध्यम से कार्य किया जाता है, मशीनों का उपयोग किया जाता है। मशीनों के रूप में श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग किया जाता है। श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से एजुकेशन या टीचिंग को सिंपल बनाने का प्रयास किया जाता है। जो ऑब्जेक्टिव हमने निर्धारित किए हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने, अचीव करने का प्रयास किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट, जिसको कि हार्डवेयर उपागम या कठोर उपागम भी कहा जाता है, इसका जो मुख्य आधार है वो मुख्य आधार है यह है कि भौतिक विज्ञान, फिजिक्स तथा इंजीनियरिंग के सब्जेक्टों का, उनके सिद्धांतों का, उनके सूत्रों का शिक्षण के साथ में कंबाइंड करना है, उनको संबंधित करके शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस शैक्षिक तकनीकी की मुख्य अवधारणा मशीनों की तकनीकी को अधिगम या शिक्षण की तकनीकी के साथ में संबंधित करके पढ़ाना होता है और इसका मुख्य संबंध जो होता है वो कॉग्निटिव डोमेन के साथ में होता है, जिसको कि हम संज्ञानात्मक पक्ष के नाम से भी जानते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष, क्योंकि यहाँ पर मशीनें केवल सूचना देने का कार्य करती हैं, अनुदेशन कर देने का कार्य करते हैं। अनुदेशन का मतलब है कि सूचना देना, इन्फॉर्म करना, किसी चीज़ को देना, समझाना। तो मशीनें चूंकि उनका भावात्मक या इमोशनल टच नहीं होता है और उनका कार्य केवल सूचना देना होता है। जो चीज़ हम बताना चाहते हैं, जो चीज़ हम समझाना चाहते हैं, उनको देना। तो इसलिए इस शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट में कंप्यूटर, रेडियो, टीवी, लिंग्वाफोन का मतलब होता है ऐसा उपकरण जो ग्रामेटिकल अशुद्धियों को दूर करने के कार्य काम आता है। प्रोजेक्टर आदि को शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट में रखा जाता है। शैक्षिक तकनीकी सेकंड, जिसको कि मृदुल उपागम के नाम से भी जाना जाता है, मृदुल उपागम, और इसे सॉफ्टवेयर उपागम के नाम से भी जाना जाता है। मृदुल उपागम क्योंकि यहाँ पर मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, मशीनों के स्थान पर शिक्षण के अधिगम के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। अब अधिगम के सिद्धांत या टीचिंग के जो मैक्सिम हैं वो लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और फ्लेक्सिबल होने के कारण शैक्षिक तकनीकी द्वितीय को मृदुल उपागम या रचनात्मक उपागम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसका जो मुख्य उदाहरण अगर हम देखें तो अभिक्रमित अनुदेशन, जैसा कि 1954 में B.F. स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत या कंसेप्ट प्रतिपादित किया, जिसमें किसी भी खंड को टुकड़ों के रूप में क्रम से छोटे छोटे भागों में सूचनाएं देना, अब अपने अधिगम की वृद्धि करना इसके अंतर्गत सम्मिलित है। इसमें मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है उद्देश्यों का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अब अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन से हमारा तात्पर्य होता है कि जो चीज़ हम बच्चों को समझाना चाहते हैं या जो अध्यापक बच्चों को पढ़ाना चाहता है, वो पढ़ाने के बाद में अध्यापक ये मान के चलता है कि मेरे पढ़ाने के बाद में बच्चों में ये निम्न परिवर्तन हो पाएंगे। जैसे कि B.S. ब्लूम ने टैक्सोनॉमी में अपनी में कहा था, उसने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में डिवाइड किया था, ज्ञानार्थ कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि बच्चों में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे, वर्गीकरण कर सकेंगे, तुलना कर सकेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो जब अध्यापक जब पढ़ाने से पहले ये मान के चलता है, तैयारी करके चलता है कि बच्चों में ये अपेक्षा रखता है कि बच्चों में निम्न परिवर्तन हो सकेंगे, उनको कहा जाता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसके अंतर्गत शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत निम्न कार्य किए जाते हैं। कार्य का विश्लेषण करना, अर्थात कार्य को हम कोई भी कार्य जो हम करने जा रहे हैं या कोई भी कार्य जो हमें करना है, कार्य को करने से पहले हम उसको एनालिसिस करेंगे कि क्या चीज़ हमारे पास में है, कौन कौन से साधन हमारे पास में हैं, किन मेथडों का हमें प्रयोग करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी हमें अपनानी है, कौन से एवोल्यूशन टूल हमें काम में लेने हैं। उसके बाद में उद्देश्यों का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में उनको स्पष्ट लिखा जाता है। लिखने के बाद हमें उचित व्यूह रचना, स्ट्रेटेजी हमें बनानी पड़ती है। स्ट्रेटेजी के माध्यम से जो कार्य हम करने जा रहे हैं उस कार्य की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। उसके बाद में फीडबैक, पुनर्वलन देना,
अगर किसी कार्य को करने के बाद में तुरंत अगर हमें पुनर्वलन मिल जाता है या प्रतिपुष्टि अगर हमें मिल जाती है तो कार्य को करने का उत्साह हमें दुगना हो जाता है। इसके बाद विषय वस्तु का मूल्यांकन, जो भी कार्य हमने किया या जो भी प्रक्रिया हमने अपनाई, उस प्रक्रिया को अपनाने के बाद में उस कार्य में कहाँ क्या कमी रह गई, कार्य के ऑब्जेक्टिव को कहाँ तक हमने अचीव किया है, कहाँ तक हम उनको प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इसके बाद में यहाँ पर सिल्वरमैन ने शैक्षिक तकनीकी द्वितीय को रचनात्मक शिक्षा तकनीकी के नाम से भी संबोधित किया है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की रचनाएं, विभिन्न प्रकार के कार्य हमें करना पड़ता है। इसके बाद शैक्षिक तकनीकी तृतीय, जिसको कि प्रणाली उपागम भी कहा जाता है। प्रणाली उपागम से हमारा तात्पर्य होता है एक सिस्टम से, एक सिस्टम अर्थात जिसमें प्रत्येक अंग मिलकर कार्य करते हैं। यहाँ कोई सिंगल इंडिविजुअल अंग कार्य नहीं करता है, इसलिए शैक्षिक तकनीकी तृतीय को हम प्रणाली उपागम के नाम से भी जानते हैं। प्रणाली उपागम का ये वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित उपागम है, आधुनिक उपागम है, ये शिक्षार्थी केंद्रित होता है। और ये उपागम जो है हार्डवेयर उपागम तथा मृदुल उपागम, जिसको कि शैक्षिक तकनीकी द्वितीय भी कहा जाता है, दोनों के बीच की योजक कड़ी होता है, अर्थात इन दोनों के मध्य में कार्य करता है। यहाँ मशीनों का भी प्रयोग इसमें होता है और शिक्षण तथा अधिगम के सिद्धांतों का भी इसमें प्रयोग होता है। ये समस्या केंद्रित होता है। इस उपागम का संबंध प्रबंधन तथा प्रशासन से भी होता है, इसलिए इसे प्रबंधकीय मैनेजमेंट या प्रबंधकीय तकनीकी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो गणित होती है या मैथमेटिक्स, इसमें अहम भूमिका निभाती है। धन्यवाद।